मैं प्रांजलि पांडे स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे YouTube चैनल ITLS एकेडमी पे। तो हम लोग पढ़ रहे हैं मानवाधिकार के बारे में, ह्यूमन राइट्स के बारे में। उसी श्रृंखला में आज हम आगे बढ़ते हुए पढ़ेंगे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के बारे में। जैसा कि हमने देखा अपने पिछले लेक्चर्स में, सार्वभौमिक घोषणा पत्र, मानवाधिकार पर सार्वभौमिक घोषणा पत्र पढ़ा हमने, और उसमें जितने भी धाराएं थी, चार्टर में क्या कहा गया है मानवाधिकार के बारे में, इन सारी बातों को पढ़ा। फिर अब हम पढ़ रहे हैं भारत में मानवाधिकार के बारे में। तो भारत में मानवाधिकार जो हमारे संविधान में प्रदान किए गए हैं, उसकी सुरक्षा की गारंटी देने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक संगठन बनाया गया है जिसका नाम है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। जैसे कि किसी भी संविधान द्वारा प्रदान किए गए अधिकारों की असली पहचान तब होती है जब उन्हें लागू किया जाता है। यानी कि ये जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, ये मानवाधिकारों को लागू करने का कार्य करता है। समाज के गरीब, अशिक्षित और कमजोर तबके के लोगों को अपने अधिकारों को प्रयोग करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, इसकी गारंटी ये देगा। पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज PUCL या फिर पीपुल यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स PUDR जैसी संस्थाएं जो हैं, ये अधिकारों के हनन के विरुद्ध चौकसी करती रहती हैं। अक्सर ये सारी जो संस्थाएं हैं बताती हैं कि कैसे किन किन जगहों पे, किन किन राज्यों में कैसे कैसे संस्थाओं पे मानवाधिकारों का हनन हो रहा है। तो ये सारी जो संस्थाएं हैं, ये अक्सर अपनी रिपोर्ट निकाला करती हैं मानवाधिकार हनन से संबंधित। और इसी परिप्रेक्ष्य में वर्ष 1993 में सरकार ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कर दिया। तो मानवाधिकार का कहाँ कहाँ उल्लंघन हो रहा है, कैसे मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है, ये सारी रिपोर्टें ऐसी ये संस्थाएं निकालती हैं। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में हमारे भारत देश में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन 1993 में कर दिया गया। तो आज हम लोग अपने इस लेक्चर में देखेंगे कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का कार्य क्या है, इसका गठन कैसे होता है, इसके सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, इसके अध्यक्षों की नियुक्ति कौन करता है, इसमें अध्यक्ष के अलावा और कितने सदस्य होते हैं, और फिर उनकी क्या शक्तियां हैं और वो कैसे अपना कार्य करते हैं। इन सारी बातों को हम अपने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में पढ़ेंगे। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को पढ़ने के पीछे का उद्देश्य, प्रत्येक व्यक्ति को तो जानना ही चाहिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में, क्योंकि यही वो संस्था है जो व्यक्ति के मानवाधिकार के संरक्षण से संबंधित कदम उठाता है और साथ ही साथ इस आयोग में जाने के बाद से हमारी सारी शिकायतें सुनी जाती हैं और मानवाधिकार के संरक्षण के संदर्भ में ये आयोग कार्य करता है। तो आज हम विस्तार से राष्ट्रीय मानवाधिकार के आयोग के बारे में पढ़ेंगे। और इसे पढ़ने के पीछे एक और मकसद है कि अक्सर MPPCS या फिर UPSC जैसे एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन इससे उठ के आते हैं प्रीलिम्स में। तो ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कितने सदस्य होते हैं, इसके अध्यक्ष बनने की क्या एलिजिबिलिटी, क्या योग्यता है, और भी सारे क्वेश्चंस इससे पुट अप हो सकते हैं। बल्कि मेंस में तो इस आयोग के कार्य, शक्तियां, संगठन, इन सब के बारे में डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। और राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में एक संशोधन हुआ है, और उस संशोधन को हम अपने आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो उसमें देखेंगे, अभी तो हम ये 1993 में जो अधिनियम बना था, उसमें जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का क्या स्ट्रक्चर है, क्या संरचना है, उसको अभी पढ़ रहे हैं। लेकिन बाद में आने वाले लेक्चर्स में हम 1993 मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में जो अमेंडमेंट हुआ है, 2019 में संशोधन हुआ है, उसको हम पढ़ेंगे और हमें
उसे इसके साथ तुलना करते हुए हम पढ़ेंगे। तो देखते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन NHRC एक स्वतंत्र वैधानिक संस्था है। अब यहाँ देखिए, वैधानिक शब्द का मतलब यहाँ समझना अत्यंत आवश्यक है कि वैधानिक और संवैधानिक, अक्सर ये शब्द आप सुनते होंगे, तो यहाँ हम समझ लेंगे कि वैधानिक का मतलब क्या है। यानी कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो संस्था है, ये किसी नियम के द्वारा इसे बनाया गया है, यानी कि संविधान में इसकी व्यवस्था नहीं की गई है। इसे किसी नियम के द्वारा इसे कानूनी अधिकार दे दिया गया है, जिसकी स्थापना, तो यानी कि वैधानिक शब्द को हम समझ गए। संवैधानिक किसे कहेंगे? संवैधानिक उसे कहते हैं जो कि संविधान में जिस संस्था की जिन बातों का मेंशन हमारे संविधान में किया गया है, उसे हम संवैधानिक कहते हैं। और जिन्हें मान लीजिए किसी संसद के कानून के द्वारा बनाया जाता है, तो उसे वैधानिक कहते हैं। यानी कि वैधानिक और संवैधानिक में आप अंतर समझ चुके होंगे। अब देखते हैं, ये जो NHRC है, इसकी स्थापना मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के प्रावधान के तहत 12 अक्टूबर 1993 को की गई। यानी कि जो ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, जब हम अपने पिछले लेक्चर में पढ़ रहे थे 1993 मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम पढ़ रहे थे, तो हमने उसमें अध्याय 2 और अध्याय 3 में हमने पढ़ा था राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में। और उसमें बताया गया है, प्रत्येक धारा में, मतलब उस अध्याय 2 की धाराओं में वर्णन किया गया है कि कैसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन होगा। तो हम पहले तो देख लिए थे कि किस अध्याय में कौन सी धारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का वर्णन करती है, लेकिन आज हम उसी चीज को यहाँ विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। यानी कि ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 1993 अधिनियम का ही एक भाग है। तो देखते हैं कि 12 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग बनकर तैयार हो गया। यानी कि जो राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 आया था, उसी में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के गठन का वर्णन किया गया है। और उसी टाइम 1993 में ही 12 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग बनकर तैयार हो जाता है। और अब हम देखते हैं NHRC की संरचना, उसका स्ट्रक्चर, कितने मेंबर्स इसमें होते हैं और कैसे इसका गठन होता है, ये सारी बातें हम अब अपने इसमें लेक्चर में पढ़ेंगे। NHRC एक बहुसदस्यीय संस्था है जिसमें एक अध्यक्ष सहित 7 सदस्य होते हैं। यह आवश्यक है कि 7 सदस्यों में कम से कम 3 पदेन सदस्य हो। NHRC नेशनल ह्यूमन राइट्स ऑफ कमीशन जो है एक बहुसदस्यीय संस्था है। बहुसदस्यीय का मतलब हो गया यहाँ पे कि यहाँ एक अध्यक्ष के साथ साथ अन्य सदस्य भी इस संस्था में होते हैं, इसलिए इसको बहुसदस्यीय संस्था कहा गया। यानी कि जो NHRC है उसमें एक अध्यक्ष होंगे और 7 अन्य सदस्य होंगे। और जो ये 7 सदस्य होते हैं, इनमें जो 3 सदस्य होंगे वो पदेन सदस्य होंगे, वो इसके पदेन सदस्य कहलाएंगे। ठीक है। अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली उच्चस्तरीय कमेटी की सिफारिशों के आधार पर की जाती है। अब इस बात को समझना बहुत ही आवश्यक है कि जो NHRC के जो अध्यक्ष होते हैं, NHRC के जो अध्यक्ष होते हैं और उस NHRC के जो अन्य सदस्य होते हैं, इनकी नियुक्ति कौन करेगा? इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। जो NHRC के जो अध्यक्ष हैं, उसके जो अन्य सदस्य हैं, इनकी नियुक्ति कौन करता है? इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। लेकिन राष्ट्रपति कैसे करेंगे, ये बात आप देखिए। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली उच्चस्तरीय कमेटी की सिफारिशों के आधार पर की जाती है।
यानी कि एक ऐसी कमेटी बनाई जाएगी जिसमें प्रधानमंत्री उसके अध्यक्ष होंगे, उसमें गृह मंत्री होंगे, प्रधान मतलब जो कमेटी बनाई जाएगी इनके अध्यक्षों और सदस्यों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति को जो सिफारिश करेंगे, तो उस कमेटी में देखते हैं यही कमेटी जो है वो राष्ट्रपति को नाम सुझाएगी कि इन व्यक्ति को एनएचआरसी का अध्यक्ष बनाया जाए और जो उसके 7 सदस्य हैं वो बनाया जाए। तो राष्ट्रपति को जो सजेशन करेगी कमेटी, उस कमेटी में कौन कौन से सदस्य रहते हैं ये हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। इस कमेटी के जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, उसमें गृह मंत्री भाग लेते हैं, उसमें लोकसभा के अध्यक्ष भाग लेते हैं और लोकसभा के विपक्ष का नेता, राज्यसभा का जो उपसभापति होता है ये भाग लेते हैं और राज्यसभा के जो विपक्ष के नेता होते हैं वो भाग लेते हैं। यानी कि इतने मेंबर उस उच्च स्तरीय कमेटी में भाग लेते हैं और यही कमेटी मिलके राष्ट्रपति को एनएचआरसी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति से संबंधित सिफारिशें करती है और राष्ट्रपति इनकी सिफारिश मानने के लिए बाध्य भी होता है। यानी कि राष्ट्रपति ये जो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली उच्चतरीय स्तरीय कमेटी है इनकी सिफारिशों को मान लेता है और ये जिन व्यक्तियों का सिफारिश करते हैं अध्यक्ष और सदस्य बनाने के लिए, उन्हीं व्यक्ति को राष्ट्रपति अध्यक्ष और सदस्य बना देता है। यानी कि आप कहें मोटे मोटे तौर पे तो जो एनएचआरसी के जो अध्यक्ष हैं उनके जो अन्य सदस्य हैं उनकी नियुक्ति तो राष्ट्रपति करता है, लेकिन एक कमेटी होती है प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कमेटी, वही सिफारिश करती है जिस व्यक्ति का, उसे ही राष्ट्रपति अध्यक्ष और सदस्य बनाते हैं। अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष या 70 वर्ष की उम्र जो भी पहले हो वहीं तक होता है। यानी कि इनका जो कार्यकाल होता है एनएचआरसी के अध्यक्षों का और उनके सदस्यों का जो कार्यकाल होगा वो 5 वर्ष का होगा या फिर 70 वर्ष। मान लीजिए 5 वर्ष नहीं पूरा हुआ, वो 70 वर्ष के हो गए तो उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता है या फिर वो अपने पद से हट जाते हैं। 70 वर्ष के हो गए या फिर 5 वर्ष का जो उनका अवधि है वो पूरा हो जाता है तो वो अपने पद से हट जाते हैं। इन्हें केवल तभी हटाया जाता है जब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की जांच में उन पर दुराचार या असमर्थता के आरोप सिद्ध हो जाए। यानी कि एनएचआरसी के जो अध्यक्ष हैं इनको कैसे हटाया जाएगा? सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं जब इनका जांच करते हैं कि ये जो एनएचआरसी के जो अध्यक्ष हैं, जो सदस्य हैं, कहीं किसी दुराचार के मामले में तो नहीं फंसे हैं या फिर कोई किस तरह की असमर्थता है इनके अंदर। अगर ऐसे आरोप सिद्ध हो जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जांच करते हैं कि अध्यक्ष दुराचार या असमर्थता के आरोपी हैं और वो आरोप सिद्ध हो जाता है, तब इन्हें इनके पद से हटा दिया जाता है। वो 5 वर्षों का कार्यकाल और 70 वर्ष की उम्र के साथ साथ पद त्याग में दुराचार और असमर्थता के आरोप जब सिद्ध हो जाते हैं तो एनएचआरसी के अध्यक्ष और उनके सदस्यों को उनके पद से हटा दिया जाता है। तो एनएचआरसी की संरचना में ही हम आगे देख रहे हैं। इसके अतिरिक्त आयोग में 5 विशिष्ट विभाग, विधि विभाग, जांच विभाग, नीति अनुसंधान और कार्यक्रम विभाग, प्रशिक्षण विभाग और प्रशासन विभाग भी होते हैं। यानी कि जो एनएचआरसी है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है, इसमें 5 और विशिष्ट विभाग भी इसके अंतर्गत आते हैं। एक तो होता है विधि विभाग, एक होता है जांच विभाग, एक होता है नीति अनुसंधान और कार्यक्रम विभाग, प्रशिक्षण विभाग। यानी कि एक विधि विभाग होता है जो कि क्या नियम कानून होंगे, मानवाधिकार का किसी ने हनन किया उसके जांच के लिए क्या कानून बनाए जाएंगे, इससे संबंधित एक विभाग होता है। जांच विभाग की जांच कैसे करनी है, प्रोसेस क्या है, वो विभाग होता है। और एक नीति अनुसंधान कि मानवाधिकार के हनन से संबंधित अगर कोई अनुसंधान रिसर्च करना है तो इससे संबंधित एक विभाग होता है। और एक होता है प्रशिक्षण विभाग, मानवाधिकार से संबंधित
व्यक्तियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है कि लोगों में अवेयरनेस फैलाएं, या फिर मानवाधिकार का अगर कहीं हनन हो रहा है तो उनकी रक्षा किस तरह की जाएगी, इस तरह का प्रशिक्षण देने का कार्य ये विभाग करता है। और प्रशासन विभाग, यानी कि मानवाधिकार के हनन का कहीं मामला है तो उससे संबंधित प्रशासन विभाग होगा, जो कि उससे संबंधित सारे कार्यों को यही प्रशासन विभाग देखता है। तो हम ये भी देख लें कि इसके अध्यक्षों और सदस्यों की नियुक्ति कैसे होती है, और हमने ये पढ़ा कि इसमें 5 और भी विशिष्ट विभाग होते हैं: विधि विभाग, जांच विभाग, नीति अनुसंधान विभाग, कार्यक्रम विभाग, प्रशिक्षण विभाग और प्रशासन विभाग। तो हमने इतना देखा, और हमने कमेटी के बारे में भी देखा कि वो कौन सी कमेटी होती है जो एनएचआरसी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की सिफारिश करती है। राज्य मानवाधिकार आयोग में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा राज्य के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष के परामर्श पर की जाती है। अब इसमें हमने थोड़ा सा राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में भी थोड़ा हमने ध्यान दिया है, बताया है कि राज्य मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं और उनके जो सदस्य की नियुक्ति होती है वो राज्यपाल द्वारा किया जाता है। जैसे कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में राष्ट्रपति ने किया, क्योंकि राष्ट्रपति हमारे देश का मुखिया होता है, देश का अध्यक्ष होता है, संवैधानिक अध्यक्ष होता है। उसी तरह राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष राज्यपाल होता है, इसलिए राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की जो नियुक्ति होती है वो राज्यपाल करेगा। लेकिन हाँ, वहां भी एक कमेटी होती है, उस कमेटी के जो अध्यक्ष होंगे वो कौन होंगे? राज्य के मुख्यमंत्री होंगे, उसमें गृह मंत्री भाग लेते हैं, विधानसभा के अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष के परामर्श पर ही राज्यपाल राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करती है। आगे आने वाले लेक्चर में हम एसएचआरसी यानी कि राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल हमने यहाँ संक्षेप में पढ़ लिया। और अब देखते हैं एनएचआरसी कार्य कैसे करता है। एनएचआरसी के कार्य और उनकी शक्तियां क्या क्या है, इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। मानवाधिकार के उल्लंघन से संबंधित कोई मामला यदि एनएचआरसी के संज्ञान में आता है या शिकायत के माध्यम से लाया जाता है तो एनएचआरसी को उसकी जांच करने का अधिकार है। अगर हमारे भारत देश में मानवाधिकार के उल्लंघन से संबंधित अगर कोई भी मामला है तो वो मामला एनएचआरसी के संज्ञान में लाया जाता है। कहाँ आता है वो? या तो एनएचआरसी के संज्ञान में लाया जाता है, या फिर लोगों के अगर मूल अधिकार का हनन हो रहा है तो लोग, हमारे संविधान में व्यवस्था किया गया है आर्टिकल 32 के तहत, वो या तो सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, या फिर एनएचआरसी जो मानवाधिकार संरक्षण के लिए विशेष तौर पे बनाया गया है इसके पास आते हैं। तो एनएचआरसी के संज्ञान में आता है अगर कोई मानवाधिकार के उल्लंघन से संबंधित कोई मामला है या शिकायत के माध्यम से लाया जाता है तो एनएचआरसी उसकी जांच करने का अधिकार है। तो अगर ऐसे मामले आते हैं तो एनएचआरसी को उसकी जांच करने का अधिकार है। इसके पास मानवाधिकार के उल्लंघन से संबंधित सभी नागरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार है। जो एनएचआरसी है, अगर मानवाधिकार के उल्लंघन से संबंधित कोई भी, चाहे न्यायिक मामला है या फिर कैसे भी मामले हैं, तो उसमें वो हस्तक्षेप कर सकता है। अगर मान लीजिए कोई मामला है मानवाधिकार के उल्लंघन का और किसी ने उस मामले को न्यायालय में पहुंचा दिया है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या फिर किसी भी न्यायालय में पहुंचा दिया है, तो अगर एनएचआरसी को पता चलता है तो, या फिर उस मामले को कोई एनएचआरसी तक भी लेके आता है तो एनएचआरसी उस न्यायिक मामले में भी अपना हस्तक्षेप कर सकता है। यानी कि उसे ये भी शक्ति प्रदान की गई है कि अगर वो मामला न्यायिक हो गया है, न्यायालय में पहुंच गया है, मानवाधिकार उल्लंघन से संबंधित जो मामला है, तो उसमें भी हस्तक्षेप करने का अधिकार एनएचआरसी को दिया गया है। अब देखते हैं, आयोग किसी भी जेल का दौरा कर सकता है और जेल में बंद कैदियों की स्थिति का निरीक्षण कर उसमें सुधार के लिए सुझाव दे सकता है। यानी कि इसमें आपको एक चीज और बताने की कोशिश की जा रही है कि जेल का जो कैदी होता है उसके भी अपने कुछ मानवाधिकार होते हैं।
यानी कि अगर वो कैदी बन गया है तो उसके साथ जानवरों की तरह सलूक नहीं होगा। यहाँ तक कि हमारे यहाँ जानवरों का भी अधिकार है, जानवरों को भी मानवाधिकार दिया गया है। तो अगर मान लीजिए किसी को जेल में बंद कर दिया गया तो उसके साथ उसके मानवाधिकार का हनन वहां नहीं किया जा सकता, और कहीं किसी कैदियों के साथ उनके मानवाधिकार का हनन तो नहीं हो रहा है। इस बात को देखने और निरीक्षण करने के लिए एनएचआरसी जेल का भी दौरा कर सकता है और कैदियों से मिलकर उनसे बातचीत करके उनकी स्थिति का भी निरीक्षण कर सकता है, और निरीक्षण करके ये देख सकता है कि कहीं उनके मानवाधिकार का वहां हनन तो नहीं हो रहा है। अगर हनन हो रहा है तो उसमें सुधार के लिए वो सुझाव देगा या फिर कोई स्टेप उठाएगा या फिर कोई कदम उठाएगा। ये बात बताई गई है कि यानी कि ये भी एनएचआरसी का कार्य है और उनको ये भी शक्तियां प्रदान की गई है कि वो जेल का भी दौरा कर सकेंगे और कैदियों की स्थिति के बारे में भी जान सकेंगे। अब देखते हैं एनएचआरसी संविधान या किसी अन्य कानून द्वारा मानवाधिकार को बचाने के लिए प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों की समीक्षा कर सकता है और उनमें बदलाव की सिफारिश भी कर सकता है। एनएचआरसी संविधान या किसी अन्य कानून द्वारा मानवाधिकार को बचाने के लिए प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों की समीक्षा कर सकता है। जैसे कि भारत के संविधान में भाग 3 में मौलिक अधिकार दिए गए हैं और भाग 4 में भी नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से ह्यूमन राइट्स या फिर कह सकते हैं मानवाधिकार प्रदान किए गए हैं। तो अगर इन मानवाधिकार से संबंधित जो कानून हैं हमारे संविधान में बनाए गए हैं या फिर अन्य जगह जो कानून बनाए गए हैं उनमें अगर ये एनएचआरसी को यानी कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को अगर लगता है कि इसमें कुछ फेरबदल करना चाहिए या फिर कुछ संशोधन करना चाहिए या फिर जो पुरानी चली आ रहे जो नियम कानून है अब वो वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में सही नहीं है, तो उसमें बदलाव के लिए, उस नियम कानून में बदलाव के लिए वो अपना सुझाव दे सकती है। जो एनएचआरसी है वो उसमें बदलाव का सिफारिश भी कर सकता है और उसमें बदलाव का सिफारिश करेगा एनएचआरसी जो है। तो यानी कि अगर संविधान में जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं या फिर नीति निर्देशक तत्वों में जो राइट्स दिए गए हैं अगर उसमें एनएचआरसी को लगता है कि कुछ बदलाव करने चाहिए तो वो संसद को या फिर किसी को भी उसमें बदलाव की सिफारिश कर सकेंगे। एनएचआरसी मानवाधिकार के क्षेत्र में अनुसंधान का कार्य भी करता है। जो एनएचआरसी है ये तो मानवाधिकार का हनन ना हो ऐसी शक्तियां तो उसे दी ही गई हैं कि मानवाधिकार के संरक्षण की शक्तियां तो उसे प्रदान की गई हैं। इसके साथ साथ एनएचआरसी को मानवाधिकार क्षेत्र से संबंधित रिसर्च करने का भी कार्य दिया गया है। मान लीजिए मानवाधिकार के क्षेत्र में अगर नए नए रिसर्च होंगे, अनुसंधान होंगे तो नए नए तरीके सामने आएंगे कि किस तरह कौन सा टेक्निक का यूज करके या फिर किस नए तरीके से मानवाधिकार के संरक्षण को ज्यादा से ज्यादा सुनिश्चित किया जा सके। इसका भी कार्य एनएचआरसी करता है। यानी कि एनएचआरसी मानवाधिकार क्षेत्र में संरक्षण को और सुनिश्चित किया जा सके इसलिए अनुसंधान को प्रमोट करता है और अनुसंधान जैसा कार्य भी करता है। यानी कि ये रिसर्च मानवाधिकार के क्षेत्र में रिसर्च का कार्य भी एनएचआरसी को दिया गया है। तो देखते हैं आयोग प्रकाशनों, मीडिया, सेमिनारों, अन्य माध्यमों से समाज के विभिन्न वर्गों के बीच मानवाधिकार से जुड़ी जानकारी का प्रचार करता है और लोगों को इस अधिकारों की सुरक्षा के लिए प्राप्त उपायों के प्रति भी जागरूक करता है। जो ये आयोग है ये प्रकाशन, मीडिया, सेमिनार तथा अन्य माध्यमों से समाज के विभिन्न वर्गों के बीच मानवाधिकार से जुड़ी जानकारी को प्रचारित करता है। यानी कि जो एनएचआरसी है वो लोगों के बीच में उनके मानवाधिकार से संबंधित जो जागरूकता है उसका ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार हो, इसके लिए वो किसका सहारा लेता है, वो मीडिया का सहारा लेता है कि मीडिया के माध्यम से वो मानवाधिकारों को लोगों तक पहुंचा सके। सेमिनार करवाता है जगह जगह पे और
और अन्य माध्यम है, समाज में जा करके, लोगों के बीच में जा करके, गांव-गांव में, झुग्गी बस्तियों में जा करके लोगों में जागरूकता फैलाने का कार्य ये मानवाधिकार आयोग का है और लोगों को इस अधिकारों की सुरक्षा के लिए प्राप्त उपायों के प्रति भी जागरूक करता है और लोगों को इनके अधिकारों की कैसे सुरक्षा की जाएगी, यानी कि आपके तो ये अधिकार है, आपके कितने मानवाधिकार है ये तो बताएगी, उसके साथ साथ ये भी बताएगी कि इन अधिकारों की सुरक्षा कैसे किया जा सकता है। ये सारी बातें भी वो सेमिनार मीडिया के माध्यम से लोगों को जा जाके बताती है। तो एनएचआरसी का ये भी कार्य है, यानी कि रिसर्च करने का तो कार्य है ही और साथ साथ में जागरूकता फैलाने का कार्य भी है। लोगों में जागरूकता फैलाने का कार्य भी एनएचआरसी करता है। आयोग के पास दीवानी अदालत की शक्तियां हैं और इस अंतरिम राहत भी प्रदान कर सकता है। अब देखिए, इन्हें दीवानी अदालत की भी शक्तियां हैं। दीवानी और फौजदारी दो तरह के मामले होते हैं। तो फौजदारी मामले में वो मामले आते हैं जिसमें अगर कोई मारपीट, कत्ल, ऐसा ऐसे कोई केसेस होते हैं तो उन्हें फौजदारी में रखा जाता है। और अगर जमीन से, घर से, जमीन जायदाद संपत्ति से संबंधित अगर कोई केसेस हैं तो उसे दीवानी में रखा जाता है। तो यानी कि यही कहने का इसमें यही कहा जा रहा है कि जो हमारा एनएचआरसी है उसको दीवानी अदालत की भी शक्तियां प्राप्त है। यानी कि अगर किसी व्यक्ति की संपत्ति का हनन किया जा रहा है तो संपत्ति का अधिकार भी तो मानवाधिकार है, तो इससे संबंधित भी शक्तियां एनएचआरसी को प्रदान की गई हैं। अगर किसी की संपत्ति का हनन हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो उससे संबंधित सुनवाई या फिर उससे संबंधित कार्य, उनकी संपत्ति को बचाने से संबंधित कार्य भी ये मानवाधिकार करेगा, यानी कि मानवाधिकार आयोग करेगा। इन्हें दीवानी अदालत की शक्तियां एनएचआरसी को प्राप्त है। यह अंतरिम राहत भी प्रदान करता है। जो एनएचआरसी है, दीवानी अदालत की शक्तियां प्राप्त तो है और इससे संबंधित वो अंतरिम राहत भी ये प्रदान कर सकता है। इनके पास मुआवजे या हर्जाने के भुगतान की सिफारिश करने का भी अधिकार है। जो एनएचआरसी है, अगर मान लीजिए कोई दीवानी अदालत या फौजदारी मामला है, कुछ भी है, किसी के मानवाधिकार का हनन होते हुए अगर एनएचआरसी को दिखाई देता है तो उसमें अगर मुआवजे का प्रावधान किया जा रहा है या फिर हर्जाने का प्रावधान किया जा रहा है, जैसे कि मान लीजिए किसी ने किसी की संपत्ति का हनन करने के संदर्भ में किसी की संपत्ति का नुकसान किया, तो उसमें अगर दूसरे व्यक्ति द्वारा मुआवजा देना है या फिर हर्जाना भरना है तो उससे संबंधित सिफारिश भी ये एनएचआरसी करेगा। एनएचआरसी मतलब ये कह सकता है पार्टी को कि आप मुआवजा या फिर हर्जाना दें, ये सारा कार्य ये करेगा। और अगर मान लीजिए किसी के मानवाधिकार का हनन हुआ है तो उन्हें मुआवजा या हर्जाने भुगतान करने का सिफारिश ये अन्य संस्थाओं से भी कर सकता है। एनएचआरसी की विश्वसनीयता। एनएचआरसी की विश्वसनीयता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसके पास हर साल बहुत बड़ी संख्या में शिकायतें दर्ज होती हैं। यानी कि अगर एनएचआरसी एक विश्वसनीय संस्था नहीं होता तो हर साल इनके पास इतनी बड़ी संख्या में शिकायतें क्यों दर्ज की जाती। यानी कि जायज सी बात है, लोगों को एनएचआरसी पर विश्वास है कि एनएचआरसी में जाने पर, अपने मानवाधिकार के उल्लंघन की बात को उठाने पर एनएचआरसी अपने अहम कदम उठाती है और मानवाधिकार के संरक्षण के संदर्भ में अपने स्टेप उठाती है और लोगों के मानवाधिकार के संरक्षण को संरक्षित करने का कार्य करती है। इसलिए लोगों को एनएचआरसी के ऊपर विश्वास है, यानी कि ये एक विश्वसनीय संस्था है, इसीलिए यहाँ पे शिकायतों की संख्या भी अधिक है। शिकायतों की संख्या के आधार पर हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये एक विश्वसनीय संस्था है। यह राज्य तथा केंद्र सरकारों को मानवाधिकारों के उल्लंघन को रोकने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाने की सिफारिश भी कर सकता है। ये जो एनएचआरसी है, ये राज्य तथा केंद्र सरकारों को मानवाधिकारों के उल्लंघन को रोकने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाने की सिफारिश भी कर सकता है।
ये जो NHRC है, ये जो राज्य की सरकारें होती है या फिर केंद्र की सरकारें, अगर उससे लग रहा है कि किसी राज्य में मानवाधिकार का हनन हो रहा है, तो वो उस राज्य के मुख्यमंत्री या फिर वहाँ के जो भी मंत्री होंगे उनसे तो वो सिफारिश करेगी ही, उसके साथ साथ वो केंद्र सरकार से भी जहाँ मानवाधिकार, जिस राज्य में अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है उसको रोकने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाने का सिफारिश एक गवर्नमेंट से करेगी, सरकारों से करेगी। राज्य सरकार और केंद्र सरकार से कर सकती है, और अगर इसे आवश्यकता पड़ा तो ये स्थानीय सरकारों से भी बात कर सकती है। आयोग अपनी रिपोर्ट भारत के राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करता है, जिसे देखिए भारत के राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करता है, जिसे संसद के दोनों सदनों में रखा जाता है। यानी कि जो ये NHRC है, ये वार्षिक रूप से एक रिपोर्ट प्रस्तुत करती है कि पूरे वर्ष में ऐसे कितने मामले आए जिसमें मानवाधिकारों का हनन हुआ है, और कहाँ किस क्षेत्र में मानवाधिकार का हनन अधिक हुआ है, बच्चों के अधिकारों का हनन हुआ है या फिर महिलाओं के अधिकारों का हनन किया गया है, दलितों के अधिकारों का हनन किया गया है, कितने मामले किस राज्य से कहाँ से कितनी संख्या में आए हैं, ये सारी रिपोर्ट वो पहले राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करता है और राष्ट्रपति से संसद के दोनों सदनों के सामने रखता है। फिर पता चलता है कि पूरे साल में मानवाधिकारों के हनन से संबंधित कितने मुद्दे आए और कैसे NHRC ने इनके संरक्षण को सुनिश्चित किया। ये सारी बातें, ये सारी शक्तियां इन्हें प्रदान की गई हैं। और अब देख लेते हैं हम NHRC की सीमाएं। NHRC के पास जांच करने के लिए कोई भी विशेष तंत्र नहीं है। अधिकतर मामलों में ये संबंधित सरकारों के मामलों की जांच करने का आदेश देता है। यानी कि NHRC के पास जांच करने की कोई, अब यहाँ हम देखेंगे NHRC की सीमाएं कहाँ तक है, मतलब किस सीमा के बाद वो अपनी शक्तियों को क्रॉस नहीं कर सकता, कहाँ तक वो अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है, इस बात को हम देखेंगे। NHRC के पास जांच करने के लिए कोई विशेष तंत्र नहीं है, यानी कि इसके पास शक्तियां हैं, जांच करने की शक्तियां तो दी गई हैं, लेकिन कोई विशेष तंत्र नहीं दिया गया है जिसके माध्यम से वो जांच कर सके, जिससे वस्तुनिष्ठता या फिर ऑब्जेक्टिविटी आए। और अधिकतर मामले में सरकार ही इन्हें जांच करने का आदेश देता है, यानी कि ये स्वयं नहीं कदम उठा सकते। अगर कहीं मानवाधिकार का हनन हो रहा है तो ये खुद संज्ञान में लेकर खुद ही अपने कदम नहीं उठा पाते हैं कभी कभार। और अक्सर क्या होता है कि सरकार जिन मामलों की जांच करने के बारे में इन्हें आदेश देता है, ये वही कार्य करने पहुंच जाते हैं। पीड़ित पक्ष को व्यवहारिक न्याय देने में असमर्थ होने के कारण भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल सोराबजी ने इसे इंडियाज टीजिंग इल्यूजन की संख्या दी है। जो पीड़ित पक्ष होते हैं, मान लीजिए जिनके मानवाधिकार का हनन हुआ है, उसे NHRC न्याय नहीं दे पाती है और उसे न्याय देने में असमर्थ होती है। इस कारण एक भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल थे सोराबजी, उन्होंने NHRC के संदर्भ में कहा कि इंडियाज टीजिंग इल्यूशन की संज्ञा इसे दे दी। NHRC के पास किसी भी मामले के संबंध में मात्र सिफारिश करने का ही अधिकार है। NHRC के पास किसी भी मामले के संबंध में मात्र सिफारिश करने का अधिकार है। जो NHRC है उसे किसी भी मामले में केवल सिफारिश करने का अधिकार है, वह किसी को निर्णय लागू करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। कई बार धन की अपर्याप्तता भी NHRC के कार्य में बाधा डालती है, यानी कि कहीं ना कहीं जो सरकारें हैं वह NHRC में फंडिंग की भी जरूरत होती है उसे कार्य करने के लिए, उसके जो कर्मचारी हैं उनके कार्य करने के लिए, या फिर जो भी उसमें विभाग बनाए हैं उनका फाइनेंशियल या फंडिंग करने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है, उसे पर्याप्त धन NHRC को नहीं देते, या फिर NHRC पे जो सरकारें हैं अपना विशेष ध्यान नहीं दे पाती है
विशेष ध्यान नहीं देती है, जिसकी वजह से एनएचआरसी अच्छे से अपना कार्य नहीं कर पाते हैं। इसलिए कभी कभी ये एनएचआरसी जैसे जो संस्था है कमजोर होते नजर आती है, और इनका जो निर्णय होता है वो बाध्यकारी भी नहीं होता है। केवल ये बेचारे क्या कर सकते हैं, सिफारिश ही कर सकते हैं। मानवाधिकार से हनन से संबंधित अगर कोई मुद्दा है तो उस पर ये सिफारिश करने का अधिकार है। इनके जो निर्णय है उसे लागू करने के लिए बाध्य नहीं है। एनएचआरसी उन शिकायतों की जांच नहीं कर सकता जो घटना होने के एक साल बाद दर्ज कराई जाती है। अब देखिए यहाँ पे सीमाएं, अगर मान लीजिए किसी के मानवाधिकार का हनन हुआ और मानवाधिकार के हनन होने का जो वो केस था वो एक साल पहले हुआ और किसी ने केस दर्ज करा है एक साल के बाद, तो एनएचआरसी की शक्ति वहां पे खत्म हो जाएगी। एनएचआरसी उस शिकायत की जांच ही नहीं कर पाएगा। अगर जो समय सीमा है एक साल से ज्यादा हो गया तो एनएचआरसी जो है उस मामले की वो जांच ही नहीं कर पाएगी। इसलिए कई शिकायतें बिना जांच के ही रह जाती हैं, और अक्सर हमारे भारत जैसे देश में तो लोगों के साथ बहुत अन्याय होते हैं। लोग अपने पीड़ा को संस्थाओं तक पहुंचाने से वंचित रह जाते हैं। यानी कि इतने रूल्स रेगुलेशंस लागू कर दिए जाते हैं कि एनएचआरसी तक पहुंचने के लिए आपको इतने पैसे लगेंगे या फिर इतने सारे नियम कानून हैं। तो जैसे कि कोई गरीब व्यक्ति है जिनके पास पैसे नहीं है, उनके मानवाधिकार का हनन हुआ है, खासकर अभी तो वो जागरूक ही नहीं है। अगर मान लीजिए किसी ने उन्हें बताया कि एक संस्था है जहां पर आप अपने इस मानवाधिकार के हनन से संबंधित मुद्दे को उठा सकते हैं, आप वहां जा सकते हैं, तो वो व्यक्ति इतने सारे नियम कानून उसमें पढ़ा लिखा नहीं है, इस कारण से वो एनएचआरसी में जाने से ही घबराता है। यानी कि वो एनएचआरसी तक पहुंच ही नहीं पाता है। और कभी कभी तो कुछ लोग जो जाना चाहते हैं उन्हें जाते जाते काफी विलंब हो चुका होता है। इस वजह से एनएचआरसी उस शिकायत से संबंधित जांच भी नहीं कर सकता। तो ये सारी सीमाएं एनएचआरसी पे लगा दी गई हैं। एनएचआरसी की सिफारिशों को पूरी तरह से खारिज कर देती है। जो सरकार है या तो एनएचआरसी की सिफारिशों को पूरी तरह से, कभी कभी सरकार को एनएचआरसी जो सिफारिश करती है उन्हें अच्छा नहीं लगता, या फिर उन्हें लगता है कि अरे ये इसमें क्या फंडिंग किया जाए, इस पर क्या ज्यादा ध्यान दिया जाए, ये कोई मुद्दा बहुत ज्यादा ज्वलंत नहीं है या फिर बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। सरकारों को अगर इम्पोर्टेंट नहीं लगता है तो वो क्या करती है, उनकी सिफारिशों को पूरी तरह से खारिज कर देती है, क्योंकि गवर्नमेंट उनकी सिफारिशों को मानने के लिए बाध्य नहीं है या उन्हें आंशिक रूप से ही लागू किया जाता है। और अगर कभी कभी लगता है, अगर उनकी गवर्नमेंट के ऊपर कोई प्रेशर पड़ता है तो उसे क्या करते हैं, वो आंशिक रूप से लागू कर देते हैं। जैसे कि अभी 1993 का जो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 था, लोग अक्सर इस मुद्दे को उठाते रहते थे कि इसमें काफी खामियां हैं इस एक्ट में, और इसमें जो आयोग एनएचआरसी के जो सदस्य हैं, अध्यक्ष हैं, इनकी जो नियुक्ति का प्रोसेस है इसमें खामियां हैं, इनमें कुछ सुधार की जानी चाहिए। तो काफी लंबे अरसे से ये मुद्दा उठता चला आ रहा था, तो जाके 2019 में अमेंडमेंट करके कुछ सुधार किया गया है। हम आगे आने वाले लेक्चर में उन सुधारों को पढ़ेंगे, उस अमेंडमेंट को पढ़ेंगे। तो इस तरह हमारे नियम में 1993 के अधिनियम में भी बहुत ज्यादा खामियां हैं, और एनएचआरसी की शक्तियों में जो अभी सीमाएं हैं उन्हें भी दूर करने की आवश्यकता है। राज्य मानवाधिकार आयोग केंद्र सरकार से किसी भी प्रकार की सूचना नहीं मांग सकते। अब देखिए, राज्य मानवाधिकार आयोग जो है वो केंद्र सरकार से किसी भी प्रकार की सूचना ही नहीं मांग सकते। यानी कि गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से वो किसी भी तरह का सूचना ही नहीं मांग सकते। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि उन्हें केंद्र के तहत आने वाले सशस्त्र बलों की जांच करने से रोका जाता है। उन्हें केंद्र के तहत आने वाले सशस्त्र बलों की जांच करने से रोका जाता है। यानी कि राज्य मानवाधिकार आयोग जो है, अगर सशस्त्र बल से संबंधित अगर कोई मुद्दा है तो उन्हें जांच करने का अधिकार ही नहीं है राज्य मानवाधिकार आयोग को। केंद्रीय सशस्त्र बलों के संदर्भ में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की शक्तियों को भी काफी सीमित कर दिया गया है। यानी कि जो केंद्रीय सशस्त्र बल थे, ये किस तरह कार्य करते हैं किसी विशेष क्षेत्र में जहां ये तैनात है, जो सशस्त्र बल है
कभी कभी ये अपने अधिकारों का, जो केंद्रीय सशस्त्र बलें होती हैं, कभी कभी ये अपने अधिकारों का दुरुपयोग भी करने लगते हैं। तो ये अपने अधिकारों का दुरुपयोग ना करें, इसलिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को शक्तियां प्रदान की गई थी। लेकिन सरकारों ने काफी हद तक इनकी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की शक्तियों को भी सीमित कर दिया है। तो जब ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की शक्तियों को सीमित कर दिया है, तो राज्य मानवाधिकार आयोग की क्या बात है। यानी कि राज्य मानवाधिकार आयोग तो राज्य स्तर की एक संस्था है, तो कहीं ना कहीं सरकारों की शक्तियां इन पर भी हावी होती हुई नजर आती हैं। तो हमने अपनी आज इस लेक्चर में पढ़ा कि एनएचआरसी की संरचना क्या है, उसका संगठन कैसे होता है, इनके अध्यक्ष की, इनके सदस्यों की नियुक्ति कैसे होती है, और जो कमेटी इनके अध्यक्षों तथा सदस्यों की नियुक्ति से संबंधित सिफारिश करती है, उसके जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। और यही उच्चतर कमेटी जो है राष्ट्रपति को एनएचआरसी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान करती है। और हमने देखा एनएचआरसी के कार्य क्या है, उनकी शक्तियां क्या है, और उनके ऊपर भारत देश में कहाँ तक सीमाएं लगाई गई हैं, प्रॉब्लम्स क्या है, और उसमें कैसे सुधार करने की आवश्यकता है। ये इन सारी बातों को हमने अपने आज इस लेक्चर में पढ़ा। थैंक यू।